मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कौशल पवार हैं। दो चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए इनके बारे में। एक तो दलित समाज से हैं, और जो दूसरी मेरे लिए सबसे अहम बात है कि इन्होंने संस्कृत में पीएचडी की है और संस्कृत की प्रोफेसर हैं। लेकिन उसके बाद भी संस्कृत विमर्श के साथ भी इन्होंने जो दलित विमर्श को जिस तरह से सराहा है, जिस तरह से दलित विमर्श पर इन्होंने काम किया है, इनकी आधा दर्जन किताब बाज़ार में है, बुक स्टॉल पे है और आपको मिल जाएंगी। और आज कौशल पवार को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका जो समाज में योगदान है, जिस तरह से इन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें झेली हैं, जिस तरह से ये सीढ़ी दर सीढ़ी मुकाम दर मुकाम पहुँच के यहाँ तक पहुँची हैं, आपका जो पूरा संघर्ष रहा है, जो आपने बताया, आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया, फिर आप जेएनयू में आई, फिर वहाँ से आपने पीएचडी की, तो वो सफ़र कैसा रहा? फिर वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद पे आप काम करते हुए, और आज जब आप देखती हैं जब रोहित वेमुला को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 8 दलित बच्चों को इसलिए निकाल दिया जाता है, उसमें वो बच्चे हैं 2 जो जनरल कैटेगरी में पीएचडी के दाखिले में टॉपर हैं। तो ये सब हालात जब देखते हैं और आप अपने हालात देखते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ बदला है या चीज़ें और महीन होती जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन और महीन तरीके से किया जा रहा है? और मैंने तो यहाँ तक लिखा है कि जो जितना अपर कास्ट पढ़ा लिखा है वो उतना जातिवादी होते जा रहा है। तो क्या लगता है, कुछ हालात बदल रहे हैं या बस बस सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है, या हम सिर्फ चूँकि लड़ रहे हैं इसलिए हमें थोड़ी सी जगह मिल रही है, लेकिन जो मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए हमें एक इंसान के तौर पर, वो हो नहीं रहा है शायद। तो मुझे थोड़ा सा बताइए, शायद आपके लिए वो तकलीफ दे होगा बताना कि कैसे जेएनयू तक का सफ़र रहा और कैसे डीयू तक का सफ़र आपने तय किया। देखिए, अगर मैं ना बिल्कुल एकदम रोहित वेमुला की बात से शुरू करूं, मतलब हमारा जो 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 जाति परक जो समाज है ना, आज भी है, एकदम अच्छे रूप में है और स्ट्रॉन्ग रूप में है। और इसमें बाजारवाद बहुत बड़ा कारण है जाति व्यवस्था को बढ़ाने का। जो हमें जो भूमंडलीकरण, जिसको भूमंडलीकरण करके बड़ा उदारवादी दृष्टिकोण से पेश किया जा रहा है, उस उदारवादिता का मतलब ये भी है कि ये जातिवाद और ज़्यादा हुआ है। मैं अगर रोहित वेमुला जी का करूं, मैं एक तो उनको मतलब इसको खारिज करती हूं कि उन्होंने आत्महत्या की। मैं इसको आत्महत्या नहीं मानती, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी जो क्रीम जो निकल के आ रही है ना सोसाइटी की, टारगेट उनको किया जा रहा है जो बोलते हैं, जो अपनी आवाज़ को उठाते हैं। दो तरह के दलितों में भी दो तरह की चीज़ें समझने की आवश्यकता है। एक, आज हमारा दलित दलित भाई है, वो ये है कि बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया उसकी बदौलत वो आज एक मेन स्ट्रीम में आ चुका है, लेकिन वो आँख कान नाक बंद किए हुए हैं। तो ये जो जो जातीय जो हमारा समाज है ना, जो आज का जो समाज है, आधुनिक युग का 21वीं सदी का युग, वो टारगेट उस समाज को बना रहा है जो उनकी भाषा नहीं बोलता, जो अपनी भाषा बोल रहा है, जो अधिकारों को इस्तेमाल करना जानता है। वही वजह रही कि रोहित वेमुला को इस तरीके से करना पड़ा। आप अगर मेरा ही उदाहरण लें, पिछले दिनों मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई मेरे कॉलेज में, और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उसमें मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, और मैं दिन रात 3 महीने कैसे निकाले हैं मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि रोहित वेमुला ने अगर सुसाइड किया होगा। हालांकि मैं ये कह रही हूँ कि रिसर्च का विषय है कि उसने सुसाइड किया है, मैं तो इसको सुसाइड ही नहीं मानती, लेकिन फिर भी अगर हम इसको सुसाइड मान भी लें, तो जिस तरीके से वो 3 महीने मैंने झेले हैं, एक समय के बाद आदमी ये लगता है कि हमें समाज आज़ादी नहीं मिली, हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को ख़त्म कर लें। ऐसी स्टेज पे ये समाज आपको पहुंचा देता है, और मैं भी लगभग उसी स्टेज से गुजरी हूँ। क्या और ये हुआ था ज़्यादा मैम, बड़ी बात क्या नहीं हुआ था मैम? है। असल में अब तो क्योंकि समझौता हो चुका, इसलिए मैं सिर्फ नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हुआ ये था कि मेरे ही एक मेरे ही कॉलेज में कुछ कुछ घटनाएं ऐसे घटती जा रही थी। मैंने पहले उनको इत्तेफाक समझा कि जैसे मैं बैठी हूँ तो उन्होंने कहना कि टॉयलेट साफ़ नहीं है, मुझे लगा इत्तेफाक होगा कि मैं भी बाई चांस स्टाफ रूम में आई तो उन लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की। एक बार ऐसे ही हुआ, हमारे जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल के पास कुछ लोगों को जाना था, उन्होंने कहा आप भी चलो। मुझे पता नहीं था हालांकि क्या विषय है, मुझे लगा भाई एसोसिएशन के कुछ नाम, एसोसिएशन लगा लीजिए, या कॉलेज के जो सो कॉल्ड जो प्रगतिशील लोग हैं उन वो जा रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट भी करती थी उनकी, मैं भी उनके साथ चली गई। वहाँ जाके देखा तो कुछ और ही सीन था।
मतलब हमारे यहाँ एक सफाई कर्मचारी थी, उसके ऊपर पहले ये बात चली कि उसको चाय बनाने का काम दे दिया जाए। तो मुझे अंदर अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस रूप में हुई, चलो थोड़ा सा तो बदलाव हुआ। और फिर मैंने जो जब केस उसको देखा, वो हुआ ये कि वो बेसिकली सिर्फ इतना ही उद्देश्य था उस महिला का। मैं पहले अपनी ये वाली बात कंप्लीट कर लूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए सफाई कर्मचारी के काम को छोड़ के, झाड़ू को छोड़ के, क्यों क्यों नहीं यही झाड़ू क्यों मारे, झाड़ू को छोड़ के एक अच्छा काम मिलेगा, एक कम से कम थोड़ा सा अपग्रेड दिखाई देगा, और वो बोलेगा। लेकिन हुआ ही नहीं। 7-8 दिन ऐसे ही बीते। बाद में जब मैंने पूछा एक से कि क्या हुआ, आपकी तो ड्यूटी वहाँ लगा दी गई थी, तो उसने बताया कि ड्यूटी तो चेंज ही नहीं हुई। मैंने कहा क्यों नहीं हुई? उसने कहा कि जब जो लोग जो गए थे, जो चौधरी बन के जो गए थे प्रिंसिपल के साथ, जिन जो मुझे भी लेके गए, जो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगा था कि मुझे भी ओबलाइज किया इन्होंने ऐसे कि उसको सफाई कर्मचारी को, क्योंकि मैं भी वही हूँ, और उनको चाय के लिए बना रहे हैं। तो मैंने उन्हीं से पूछा क्या हुआ। उन्होंने क्या जवाब दिया कि देखो ठीक नहीं है, राजनीति होती है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और वैसे भी इसके हस्बैंड तो बहुत राजनीति करते हैं। मुझे बड़ा एकदम अंदर से लगा। मुझे फिर समझ आ गया पूरा सीन क्या था। मतलब वो कहीं ना कहीं दूसरा मतलब तो उसका ये भी निकलता था ना कि वो मेरी औकात भी दिखा रहे थे साथ ही साथ। बेसिकली क्या है कि वो दिखा नहीं रहे होते, मुझे दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि मेरे अंदर वो समझ है, मुझे पता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, बहुत प्लान तरीके से किया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, फिर एक डायरेक्टली खुद ही एकदम एक टीचर ने सरेआम स्टाफ रूम के बीच में बोला। और मज़ेदार बात ये हुई कि एक ने भी ये स्वीकार नहीं किया कि मेरे साथ ये हुआ होगा। मेरी मेरी जो जो मेरे पास, मैंने जो मतलब मेरे कॉलेज में जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसकी रिपोर्ट मेरे उसमें आई अगेंस्ट में कि आपने तो चमकाने के लिए किया है। मेरे कॉलेज ने जो मेरे ऊपर रिपोर्ट दी, हालांकि मैं तो हंस के बता रही हूँ आपको, मेरे कॉलेज ने जो मेरी रिपोर्ट दी, फैक्ट फाइंडिंग जो टीम बैठी, उन्होंने कहा कि वो दूसरे पक्ष ने जो लिख के दिया, उन्होंने कहा कि दलित, एक्यूरेट कोटेशन बता रही हूँ मैं आपकी, उसकी लिखी हुई मेरे पास अभी भी लिखी हुई है। दलित युवा पीढ़ी की उभरती हुई नेता है, उग्र नेता है, दलित नेता उग्र नेता है, अपने आप को चमकाने के लिए कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हुई उसमें। ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी करते में, हैं, जो दिल्ली अपने यूनिवर्सिटी जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट हैं, और अपर कास्ट के लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं लिबरल हूँ। ये उनकी भाषा है। ये उनकी भाषा है कि मैं नई पीढ़ी की उभरती हुई उग्र दलित नेता हूँ। चलो मैं, मुझे तो जब मेरे हाथ में आया तो मुझे एकदम लगा चलो ये तो माना ना कि हम दलित नेता हैं दलित नेता होंगे, पैदा होंगे ना, हमारे में से ही होंगे, क्यों नहीं होंगे। जब वो राजनीति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं राजनीति कर सकते। उन्होंने तो बरसों से राजनीति की है, पूरे साहित्यों में राजनीति है। जब भी जिक्र होता है तो झलकारी बाई का जिक्र नहीं होता, जब भी जिक्र होता है तो सारे के सारे उनके लोगों का जिक्र होता है, वो कभी जिक्र नहीं करते। मंगल पांडे का जिक्र किया जाता है 1857 की क्रांति में, कभी मताधीन भंगी का उसमें जिक्र नहीं किया जाता। राजस्थान में एक 18 साल का युवा जिसने पूरा का पूरा अंग्रेजों की चूल हिला दी थी वहाँ, उसमें उसका कभी जिक्र नहीं आता। और जब जिक्र आता है तो उसमें वो खुद लिखता है, उसकी राइटिंग है। उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा अत्याचार जो किया जाता था, अंग्रेज़ों के जो जो पिट्ठू थे, यहाँ के जो अपर कास्ट के लोग जो अंग्रेज़ों के साथ मिलके जो अत्याचार करते थे, वो अत्याचार उसके ऊपर सबसे ज़्यादा करते थे। वो इसलिए वो लिखता है, अखबार है मेरी डायरी में, नोट है उसका लिखा हुआ, अखबार में आया था उस वक्त, वो अखबार की कटिंग है मेरे पास। नहीं, वो तो पब्लिक डिस्कोर्स में भी अब आ चुका है कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण सैनिक थे, उसके बाद क्षत्रिय थे, उन्होंने उसके बाद जो मुसलमान थे, और दलित तो सेना में थे ही नहीं। और तो जो जो दलित जो क्रांतिकारी थे, उन दलितों को, जो क्रांतिकारी दलित नेता थे, उन दलितों को सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर किया जाता था वो इसी आधार पे किया जाता था। जो जो छुटपुट जो अपर कास्ट के जो क्रांतिकारी बनते थे और वो जेलों में जब जा जाते उनके ऊपर कम अत्याचार होता था। जो दलित पीढ़ी से जो जाते थे क्रांतिकारी, जो जेलों में बंद होते, उनके ऊपर जाति के आधार पर होता था। मैं बस कहना ये चाह रही हूँ कि ये तो सदियों से रहा है, अब क्यों नहीं होंगे, होंगे। मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कोटेशन पढ़ के। और इनफैक्ट वो जो कोटेशन मिली मुझे, उसी कोटेशन ने मुझे साहस दिया कि हम, इनकी इतनी सी लाइन है, हम इससे बड़ी लाइन खींच देते हैं। हमारे पास भी काबिलियत है ना, हमने प्रूव किया, और किया मैंने प्रूव पूरे कॉलेज के सामने। और आज कॉलेज कहीं ना कहीं ये मैम, मानने के लिए बना है कि जो कुछ हुआ था मेरे साथ वो गलत हुआ था। हालांकि खुल के किसी ने कहा नहीं, कोई मेरे साथ नहीं आया, इसका मुझे दुख भी है। हमारे अपने दलित टीचर्स भी नहीं आए, उसमें छुटपुट कुछ लोग रहे, जैसे अपने हिंदू कॉलेज से प्रोफेसर रतनलाल जी, हंसराज सुमन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। हंसराज सुमन जी ने पेपर में भी आया, कुछ न्यूज़पेपर्स ने उठाया इसको, हमारे डूटा के कुछ लोगों ने मेरा सहयोग किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक
ये जो जो स्थापना बनी वो ये कि कहीं ना कहीं मुझे पूरा खेल जब समझ आया, मुझे समझ आ गया था कि ये तो मोहरा बनाया गया है। मतलब ये जो पूरा जो केस था, ये मोहरा मुझे ही भटकाने के लिए था, क्योंकि मेरा सारी एनर्जी उस पर डिवोट, मतलब सारे के सारे खर्च होती। 3 महीने मैं पूरा डिप्रेशन में गुजरी हूँ, और मुझे समझ आ चुका था कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पढ़ाई बंद, मेरा परिवार उससे सफ़र कर रहा है, मेरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हुआ। 3 महीने मेरा सब कुछ बंद हो गया। 24 घंटे मुझे वही दिया जा रहा था। कभी किसी से क्या रिपोर्ट आ रही है, कभी की इवन अखबार वालों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपके कॉलेज से कुछ लोग हमारे पास आए हैं और उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि आपने किस आधार पे छापा है। और फिर अखबार वाली बहुत मतलब दबंग लेडी थी, उसने सीधा ये कहा हमारे पास एविडेंस है। और मज़ेदार बात ये थी कि सब सारे के सारे कॉलेज ने उसी का फेवर लिया। और मैं मतलब बताना नहीं चाहती, मतलब वो ऐसा आदमी है, उसके ऊपर पहले से एफआईआर दर्ज है। सेक्सुअल हरासमेंट का केस मैंने नहीं लगा रखा, किसी और ने भी लगा रखा है, इसके बावजूद भी कॉलेज उसके पक्ष में था। मैम ये एक संघर्ष आपने उन दिनों में किया जब आप पढ़ाई कर रही थी, वो आर्थिक, सामाजिक और जातीय तीनों संघर्ष था। अब आप एक सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हैं, आर्थिक रूप से सबल हैं, उसके बाद भी जाति के रूप से आज भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। और उस जगह जब आप देश की राजधानी दिल्ली में रह रही हैं, देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, उसके बाद भी सिर्फ इसलिए तमाम संघर्ष करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट से हैं। एकदम, ये तो है ही। देखिए अब सीधे रूप में नहीं है, गांव देहात में तो हम जब जाते हैं तब सीधे ही कहा जाता है कि चूड़े के आए हुए हैं। लेकिन दिल्ली में सीधा इस तरीके से नहीं संबोधन होता, कहीं ना कहीं चेक बैलेंस उनको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जातीय कारण से हमारे साथ व्यवहार नहीं, हर तरीके से जातीय कारण होता है, हर तरीके से। इवन जब हम डिस्कस करते हैं तो भी ये देखा जाता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या वो आपके अपनी कास्ट का है, क्या अपने क्षेत्र का है, क्या अपनी भाषा का है। हर तरह से जातीय एंगल उसमें काम करता है। और मुझे ये लगता है कि कोई ऐसा कोई बदलाव मतलब लग रहा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। हाँ, अगर जहाँ बदलाव है उनकी आवाज़ भी नज़र नहीं आती। जेएनयू को लेकर बहुत कहा जाता है कि लिबरल है। मैं जितना जेएनयू को पिछले 8 सालों से जानता हूँ, मुझे बहुत लिबरल जगह लगती नहीं है जेएनयू। आप संस्कृत में थी जहाँ एक कास्ट विशेष का वर्चस्व होता है, धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा वो लोग कट्टर, कहूँ मैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं कहता हूँ कट्टर होते हैं। क्योंकि जो भी धार्मिक लाभार्थी हैं इस देश में, उन्होंने बहुत ज़्यादा हिंसा भी की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने शोषण भी किया है। वो जेएनयू में पीएचडी के दौरान कैसा अनुभव था? क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि 99% एक वर्ग विशेष के लोग होंगे, एक जाति विशेष के लोग होंगे, और जब आप थीं तो वो कैसा अनुभव रहा और उससे फिर आप कैसे निकले? देखिए शंभू जी, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में कह रही हूँ मैं, लेकिन मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। जेएनयू में आने से पहले मैं छोटी सी घटना बताना चाहूँगी। मेरा जो पीएचडी है वो एमडी यूनिवर्सिटी में होना था, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। लेकिन जिस गाइड ने मेरे साथ काम करना था, जिसके अंडर में मुझे पीएचडी करनी थी, उसने सिर्फ 1 दिन पहले मुझे मना कर दिया था और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था, तुम क्या करोगी पीएचडी करके, तुम कहीं नौकरी वोकरी करो, स्कूल में देखो, प्राइवेट वगैरह में, मैं जानती हूँ तुम्हारी स्थिति क्या है, घरों में क्या है। एकदम साफ साफ मना कर दिया था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था पीएचडी का। और जबकि मेरे फादर के साथ मैंने प्रॉमिस किया हुआ था, मेरे चाचा ने और मैंने दोनों ने ये संकल्प लिया था। मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, उनको ये नहीं पता था कौन सी होती है हाईएस्ट डिग्री, उस वक्त मुझे भी नहीं पता था। बस ये था कि सबसे ऊंची डिग्री लेनी है। कौन सी ऊंची डिग्री है उस वक्त नहीं पता था। धीरे धीरे मैं पढ़ती गई, मुझे पता लगा कि पीएचडी ऊंची डिग्री है। तो एक जुनून था कि पीएचडी करनी है। वो जुनून ख़त्म कर दिया एमडी यूनिवर्सिटी में कास्ट बेस्ड एंगल से। नेशनल दस्तक से ज़रूर उन तक पहुँचे, अगर पहुँचनी चाहिए, बिल्कुल पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आज मुझे अपने ऊपर गर्व है। अगर उन्होंने उस वक्त मुझे इस तरह टॉर्चर ना किया होता तो मैं जेएनयू में शायद ना पहुँचती। उन्होंने कहा कि आप रहने दीजिए। मैं ठीक है बैठी, घर 3-4 महीने बड़ा वैसे गुजरे, फिर मैं जेएनयू में पहुँची। और जेएनयू में जब मैं पहुँची, मेरी जो हॉस्टल मेट थी उसने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी थी कि मैं इस रूम को खाली कर दूँ। सब कुछ करती थी वो, सब कुछ। इवन उसने लास्ट में तो ना मेरे सिर के ऊपर टोटना करके मेरे बिल्कुल जहाँ मेरी किताबें थी उसके ऊपर टांग रखा था। क्योंकि मैं तो लगभग क्या नास्तिक रही हूँ, मैं सिर्फ मेरे अपने फादर को मानती हूँ या फिर बाबा साहब को, अम्बेडकरवादी हूँ मैं इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। मतलब पूरी कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से रूम खाली कर दूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मुझे रूम खाली नहीं करना। अगर मैंने रूम खाली किया
तो ये मेरी सिर्फ मेरी हार नहीं थी, सारे दलित विद्यार्थियों की हार थी कि ये लोग जितना टॉर्चर करते हैं हमें उतना मजबूत बनना है, ना कि हारना। और मैंने हारना कभी सीखा ही नहीं। ये हार शब्द तो मेरा जब बचपन में वो जो तमाचा मारा था ना टीचर ने, उस वक्त हार शब्द निकाल दिया था अपने दिमाग से। हारना नहीं है, जो मर्जी करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। तो मैंने उसको एकदम साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं रूम खाली नहीं करूँगी, आप चाहें खाली कर दीजिए। और लास्ट में उस लड़की को खाली करना पड़ा था रूम। और जब मेरी दूसरी रूममेट आई और उन्हें रूम देखा तो उसने वो सारी चीज़ें, जो पता नहीं उसने क्या क्या किया हुआ था मेरे ऊपर, मेरी किताबों में आटे में ऐसा बना के बच्चा सा, सिर में ऐसे डाला हुआ, और पता नहीं बाल एक जगह पड़े हुए, पता नहीं क्या क्या किया हुआ था उसने। मैं मतलब जानना भी नहीं चाह रही इन चीज़ों को। उसने बहुत कोशिश की। ये आपके जेएनयू का सो कॉल्ड जेएनयू, प्रोग्रेसिव जेएनयू जिसकी ये हालत है, ऐसे रहते हैं हमारे वहाँ स्टूडेंट। ये रोहित वेमुला का केस तो अब है, अदरवाइज कितने रोहित वेमुला यहाँ मरते हैं। मरते खुद नहीं है, मार दिया जाता है उनको। हमें वो हमारी हत्या करते हैं, हमें सुसाइड नहीं करना पड़ता, वो करवाते हैं। और ये कम है क्या? और उस वक्त है जब मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, मेरा बेबी होने वाला था, ऐसी स्थिति में उसने मेरे साथ ये हालत की थी। मैंने इसकी कितनी बार कंप्लेंट की मेरे वार्डन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरा मेरा जो डिपार्टमेंट है संस्कृत विभाग, नो डाउट कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने मेरा पक्ष लिया। उनमें से एक मतलब आप जो जैसे भी हैं औरों के लिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे लिए जो रहे हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की। प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी ने मेरी पांडुलिपि तक उपलब्ध करवाने में विद्यापीठ में सहायता की। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सो कॉल्ड जो ब्राह्मण जिसको हम कहेंगे, उन सो कॉल्ड ब्राह्मण में भी ऐसे लोग हैं जो मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत कम है, वो बहुत कम है। वो अत्याचार, जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है वो तो चुप रह के देखते हैं। तो उनसे मेरा ये है कहना कि इसका मतलब ये है कि वो उसमें शामिल है। चुप्पी भी एक तरह से समर्थन है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी मदद की, नो डाउट मैं उनके आभारी हूँ और मैंने उनका आभार चुकाने की कोशिश भी की है। मैं उधार किसी के ऊपर नहीं रखती। हमने अपने कर्मों से, अपने काम से ये साबित करके दिखाया है कि अगर किसी ने हमारी मदद की है तो हमने उनको लौटाया भी है। मतलब आज कम से कम वो टीचर्स पूरा फ़ख्र महसूस करते होंगे कि उन्होंने जो मेरे लिए किया मैंने उनको लौटाया है। उसका परिणाम है कि मैंने अपनी डेडिकेट की हुई है किताब। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुँचने का, कुरुक्षेत्र, फिर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और फिर जेएनयू, बहुत सारी चीज़ों में मतलब पूरा दिन निकल जाएगा नेशनल दस्तक पे बात करते हुए, तब भी कंप्लीट नहीं होगा। इतना सारा झेला है, हर एक दिन झेला है। ऐसा कोई दिन ही नहीं था शंभू जी जिस दिन किसी ने कमेंट ना मारा हो, जिस दिन ये ना बताया हो कि तुम्हारी औकात हमारी नज़रों में क्या है। ये है, और ये ना सिर्फ उस वक्त ज़माने की बात है बल्कि आज की है, 21वीं सदी की है, जिसको आप मॉडर्निटी और सो कॉल टेक्निकल युग जिसको बोल रहे हैं, उसमें ये काम कर रही है जाति व्यवस्था। उसके बाद हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी किया, लेकिन इन सारी चीज़ों को झेलते हुए मैंने तो एक चीज़ तय की थी कि आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है जवाब देते हुए बढ़ना है। जवाब दिया है और अपने काम से जवाब दिया है। हमारे अंदर कमी नहीं है, आपको वो लोग रोकेंगे ही, उनकी मानसिकता में है, ये उनका कसूर नहीं है। आप ये बताइए, जो बच्चा जब पैदा होता है, मैंने मेरे गांव में देखा, जब बच्चा पैदा होता है वो बच्चे पैदा होते ही कहते हैं ओ पंडित जी क्या हाल है। मतलब पैदा नहीं हुआ वो। एक तरफ तो आप यूँ कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था तो कर्म पर आधारित है, कर्म के अनुसार आपको पंडिताई मिलती है, ब्राह्मण वर्ण कर्म में आ रहा है। दूसरी तरफ जब बच्चा तो पैदा भी नहीं हो, चलना भी नहीं सीखता, वो आप उसको पंडित जी कह के संबोधित करते हैं। दूसरी तरफ एक हमारे बच्चे हैं, अच्छा खासा नाम हो, या कहेंगे ओए मिंगण यहाँ, ओए बकरी यहाँ, ओए लश्करी यहाँ, अच्छे खासे नाम, सुंदर जो नाम होंगे उनके नाम भी जानवरों के नाम पे, सूरों के नाम पे, भेड़ बकरियों के नाम पे रखते हैं। ये क्या है? ये सारी की सारी मानसिकतावादी चीज़ें हैं, ये जातीय व्यवस्था को दिखाती है। और ये इतना भयानक, इतना क्रूर है कि आप ये देखिए ना, हमारे बच्चों से अगर हम बात करें, अभी पिछले दिनों हम लोग बात कर रहे थे, ये निकल के आया साफ साफ कि
हमें मतलब ये जब 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 सारी चीज़ें जब हमारे सामने निकल के आती है तब हम बड़ा प्रोग्रेसिव होकर सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त जातीय एंगल से सोचती हूँ, ऐसा कतई नहीं है कि मैं जब अपने मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लास में जाती हूँ या कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए जाती हूँ डूटा में या हम लोग जब बैठते हैं तो हमारे अंदर 24 घंटे हमारे ऊपर आरोप लगता है ये कि आपको तो जाति के अलावा और कुछ दिखाई नहीं एक नया शगुफा छोड़ा गया कि जो छोड़ा गया। प्रतिकार करते हैं उनको कहते हैं जातिवादी, और जो जातिवादी शोषण करते हैं उनको कहते हैं लिबरल। एकदम ये तो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा है। आप जरा सी बात करना शुरू कर दिए, आपको नकारने का साफ सुथरा उनके पास एक शब्द है कि आप तो जाति व्यवस्था से बाहर ही नहीं आने की कोशिश करते, आपको इसके अलावा कुछ नहीं आता, एकदम सीधा सा। और अगर अगर वो जब दलितों की बात करते हैं जब तो बड़े प्रोग्रेसिव कहलाते हैं कि हाँ ये तो बड़े लिबरल हैं, बड़े प्रोग्रेसिव हैं। ये जानबूझ के किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि मतलब उनकी चित भी रहे और पट भी, गाली भी अगर दे तो वो आपस में ही दे लें, हम ना बोले उनमें। आप ये देखिए ना दिल्ली जेएनयू में रोहित वेमुला के केस पे कितना सारी चीज़ें बवाल मचा। एक एक हम लोगों को ये दिखाई दे रहा था कि ये जो धारा है एक अच्छे पॉजिटिव उसकी तरफ जाएगी, एक कानून बनेगा, एक एक नई चीज़ निकल के आएगी। क्या निकला? जानबूझ के उसको डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट किया गया, मैं तो एकदम मानती हूँ डाइवर्ट किया गया। अभी जेएनयू में बापसा ने चुनाव लड़ा, दलित को लोगों ने नेता नहीं माना, और लेफ्ट के धारे एबीपी के लोग का कहना है कि सारे अपर कास्ट के लोगों ने ये तय किया कि हम एक दलित को तो अपना प्रेसिडेंट मान ही नहीं सकते हैं, छात्र नेता, और वो एक हो गए सारे के सारे। एकदम ये तो जातीय एंगल तो काम करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा काम करता है, जेएनयू में भी उसी तरीके से करता है। आप 100 कार्ड जितने भी संगठन हैं उनको अच्छे लगता है बैनर लगाते हुए, उनको अच्छे लगता है कुर्सियाँ ठीक ठाक करे, मंच सजा दे और उनको बिठा दे। अगर वो प्रतिनिधित्व लेने की कोशिश करते हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं होता वो, और ना कभी हुआ ना होगा, होगा भी नहीं, आगे भी नहीं होगा। इसलिए जब भी इनको जब दलित को मारना हो, दलितों के प्रतिनिधित्व को ख़त्म करना हो, दलितों की आवाज़ को, जो आवाज़ उठा रहा है उसको ख़त्म करना हो, वो सीधा बंद नहीं करते उसकी आवाज़, बल्कि उसकी आवाज़ को दबाने का एक नया तरीका खोजा हुआ है। और वो नया तरीका यही है कि आप तो जातीय जहर फैला रहे हैं। और अगर प्रतिनिधित्व आने की कोशिश कर रहा हूँ तो या तो एक तो दो तरीके हैं, या तो उनको मिलाने की कोशिश करेंगे, वो अपने अंदर समाहित करिए, जब वो अपने अंदर समाहित नहीं होते फिर उसको छिटकाएंगे, और जो छिटक के भी वो अपनी आवाज़ लगाना शुरू करेगा, अकेले मतलब छिटकाना मतलब उसको वो करिए, न्यूट्रल कर दीजिए, मत पूछिए उसको, वो ख़त्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप चर्चा करना बंद कर दीजिए तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये करने जब वो भी नहीं ख़त्म होता तब वो क्या करते हैं, फिर एकजुट होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टियां हो, फिर उनमें मंचों पे दिखाई देता है, साफ साफ दिखता है, सारे संगठनों में दिखता है। और महिला रिजर्वेशन की बात देख लीजिए ना, उसमें भी तो दिख रहा है, सबसे पहले वही कहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो जो 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 संविधान है आरक्षण का, हम तो उसी की बात कर रहे हैं, आरक्षण के तहत मिलना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं, महिलाओं को रिजर्वेशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, दलित महिलाओं को, जबकि हमारी ये मांग है कि नहीं, रिजर्वेशन अगर पास होगा, महिला आरक्षण बिल अगर पास होगा तो उसमें दलितों का प्रतिनिधित्व तो पहले होगा। साथ ही साथ हम पहले क्यों करें, मतलब हम ये क्यों माने कि नहीं पहले बिल पास हो जाने तो उसके बाद हम आपसी अंदरूनी लड़ाई है, अंदरूनी नहीं है, ये मंच की लड़ाई है, बाहर की लड़ाई है, सड़क की लड़ाई है। यही है दिल्ली जेएनयू में भी, इसलिए वो नेता नहीं मानना चाहते, क्योंकि वो भले ही अलग अलग पार्टियों के हों लेकिन है तो एक ही जातीय मानसिकता के ना, वो क्यों चाहेंगे दलितों को अपना नेता चुने। मैम, आपने लगभग पूरी दुनिया देखी है, आप विदेश जाती रहती हैं, अभी जाने वाली हैं, कहीं लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हर जगह हुआ है, कहीं रंग के आधार पे, लेकिन भारत में जैसे जैसे एक समाज के रूप में आप सफल हो रहे हैं, जैसे जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सफल हो रहे हैं, जो अपर कास्ट में जो जातिवाद की भावना है वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसके पीछे क्या देखती हैं आप? विदेश में जाती है तो वहाँ के लोगों की संवेदनशीलता और भारत के लोगों की संवेदनशीलता, क्या मनोविज्ञान काम करता होगा? आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप खुद एक पीएचडी रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, क्या वजह है ऐसी, क्यों ये सब हो रहा है? क्या ये मतलब बस ऐसे ही स्वतः फूर्त चला आ रहा है, या उसका विरोध नहीं हो रहा है इस तरह से प्रखर तरीके से जिस तरह से आप विरोध कर रही हैं, ये भी वजह है कहीं कि ये सस्टेन कर रहा है? नहीं देखिए, एक चीज़ तो मैं हमारे देश के सरकार को बधाई दूंगी इसके लिए तो, कि सोशल मीडिया आज इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है कि आवाज़ आज सुनाई देती है। मेन स्ट्रीम का मीडिया अगर नहीं देना चाहता ना उनकी आवाज़ को, लेकिन आज उसकी आवाज़ सुनाई देनी जा रही है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि हमारी जातीय मानसिकता इतनी सहज तरीके से हमारे दिमाग में है कि हमें पता ही नहीं लगता हम दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं होता। मैं आपको बिना नाम लिए एक प्रोफेसर की बात करती हूँ। एक प्रोफेसर हैं, गैर दलित हैं, बड़े सहज रूप से वो बात करते थे।
मेरे से बात कर रहे थे, उसने एकदम बातों बातों में कहा कि अरे मैं तो उसको पीट पीट के भंगी बना दूंगा। ये क्या है? ये जातीय मानसिकता है, और इतने अंदर तक है कि पता ही नहीं लगता कि आप जातिवादी हैं। वो कर नहीं रहे, दिखाई नहीं देता हमें सीधा सीधा, लेकिन उनको उसको पता भी नहीं लगा कि उसने क्या शब्द कहे हैं। आप सोच के देखिए मैंने क्या सोचा होगा। मतलब उस दिन के बाद मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। क्यों? मेरी तो औकात बता दी ना उसने कि मेरी औकात क्या है उसकी नज़रों में। मेरी नहीं है, सिर्फ मेरे समाज की, मेरे पूरे दलित बहुजन समाज की, उनके नज़रों में वो भले ही हमारे साथ खड़े हों, बहुत सारे कॉमन इशू। इनकी ये सारी किताबें हैं जो चीख चीख के कह रही हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है, जिस मुकाम पर ही हैं उसको पाने के लिए इन्होंने कितना दर्द झेला है। लेकिन आज भी इस मुकाम को पाने के बाद भी उस यूनिवर्सिटी में, जिसे देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो देश की राजधानी में चलता है, वहाँ भी जातीय दंश आज भी इनको झेलना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम एक समाज के रूप में फेल हैं, और हम शायद, अगर मैं ये कहूँ कि जातिवाद को लेकर अगर मैं ये कहूँ कि हम एक मनोरोगी हैं, तो भी कोई गलती नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।